नमस्कार। वित्तीय बाजारों की दुनिया भी कमाल है ना। रोज करोड़ों का लेन देन, कभी शेयरों में उछाल, कभी कॉन्ट्रैक्ट्स में हलचल। हाँ, लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है वहां पे। हाँ, बिल्कुल। और इस खेल के पीछे ना अक्सर कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनके नाम हम सुनते तो हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, लेकिन शायद उनकी चालें, वो कैसे काम करते हैं, वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। सही कहा। आज हम इन्हीं थोड़े मुश्किल लेकिन बेहद दिलचस्प खिलाड़ियों यानी डेरिवेटिव्स की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये शब्द हाँ थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर असल में ये बाजार में रिस्क और प्रॉफिट दोनों को साधने के टूल्स हैं। और इस गहरी समझ के लिए हमारा गाइडेंस सोर्स है जॉन सी हल की बहुत ही फेमस किताब ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड अदर डेरिवेटिव्स। फाइनेंस की दुनिया में तो इसे एक तरह का स्टैंडर्ड माना जाता है जो इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को काफी सुलझाकर पेश करती है। तो आज का हमारा मकसद साफ है, डेरिवेटिव्स की जो बेसिक बातें हैं उनको सिंपल भाषा में समझना, ताकि हम सब, चाहे हम इन्वेस्टर हों या बस मार्केट में इंटरेस्ट रखते हों, बाजार को बेहतर समझ सकें और शायद अपने फाइनेंशियल फैसलों में थोड़े और स्मार्ट बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डेरिवेटिव्स आखिर हैं क्या? क्या चीज़ है ये? हाँ, देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहें तो डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती। मतलब उसकी वैल्यू खुद से नहीं आती। अच्छा, तो फिर? उसकी कीमत किसी और चीज पर निर्भर करती है, जिसे हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। उसकी कीमत ऊपर नीचे होगी तो डेरिवेटिव की कीमत भी बदलेगी। अंडरलाइंग एसेट मतलब ये क्या हो सकता है? मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई स्टॉक जैसे मान लीजिए रिलायंस का शेयर, या फिर कोई कमोडिटी जैसे सोना या कच्चा तेल। बॉन्ड भी हो सकते हैं, ब्याज दरें भी हो सकती हैं, जैसे उदाहरण के लिए सोने का वायदा अनुबंध, मतलब गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हाँ। उसकी कीमत सीधे सीधे सोने की कीमत पर निर्भर करती है। सोना महंगा तो कॉन्ट्रैक्ट महंगा, सोना सस्ता तो कॉन्ट्रैक्ट सस्ता। उसका अपना वजूद सोने से ही जुड़ा है। ठीक है, समझ गया। और हल अपनी किताब में बताते हैं कि इनके मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, है ना? फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। सबके अपने अपने रूल्स हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन सब का जो मूल मकसद है वो दो ही तरफ जाता है। पहला, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उसके बुरे असर से खुद को बचाना। हेजिंग जिसे कहते हैं। हाँ, हेजिंग। और दूसरा, कीमतों के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने की कोशिश करना, जिसे स्पेक्यूलेशन कहते हैं। मतलब सही अंदाजा लगाकर पैसा बनाना। असल में ये दोनों ही जरूरतें मार्केट को चलाती हैं। ठीक है, ये तो हुई इनकी पहचान। अब जरा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। नाम से ही लगता है कि भविष्य की कोई बात हो रही है। बिल्कुल सही। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो पार्टियों के बीच एक स्टैंडर्डाइज्ड अग्रीमेंट होता है। मतलब ये एक्सचेंज पर होता है, इसके नियम तय होते हैं। ओके। इसमें वो भविष्य की किसी तय तारीख पर किसी तय संपत्ति को, मान लीजिए गेहूं, तेल या कोई स्टॉक इंडेक्स, आज ही तय की गई कीमत पर खरीदने या बेचने का वादा करते हैं। ये वादे एक्सचेंज के जरिए होते हैं, तो सेफ्टी रहती है। तो इसमें फायदा नुकसान कैसे होता है? मान लीजिए मैंने भविष्य में तेल खरीदने का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में तेल की कीमत उस तय कीमत से ऊपर चली जाती है जो आपने लॉक की थी, तो आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो पहले ही सस्ती कीमत पक्की कर ली थी। हाँ, सही। अब आप बाजार भाव से कम पर खरीदने के हकदार हैं। लेकिन अगर कीमत गिर जाती है तो बेचने वाले को फायदा होगा, क्योंकि उसे बाजार भाव से ज्यादा कीमत मिलेगी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में तय की थी। ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये सिर्फ मुनाफे के लिए अंदाजा लगाने वाले ट्रेडर्स ही इस्तेमाल करते होंगे, स्पेक्यूलेटर्स। नहीं नहीं, यही तो बात है। हल बताते हैं कि फ्यूचर्स का असली और शायद ज्यादा बड़ा इस्तेमाल जोखिम से बचाव यानी हेजिंग के लिए होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक, यहाँ तक कि सरकारें भी इसका इस्तेमाल करती हैं। सोचिए, एक एयरलाइन कंपनी, हाँ। उसे पता है कि आने वाले महीनों में उसे ढेर सारा हवाई जहाज का ईंधन, मतलब एटीएफ चाहिए होगा। और ईंधन की कीमतें तो आपको पता ही है, बहुत घटती बढ़ती हैं। बिल्कुल। अगर कीमतें अचानक बढ़ गईं तो उनका तो पूरा बजट ही हिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो कंपनी क्या करती है, वो फ्यूचर्स मार्केट में जाकर भविष्य की तारीख के लिए एक फिक्स कीमत पर ईंधन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। अच्छा। इससे उन्होंने अपनी कॉस्ट को एक तरह से फिक्स कर लिया। अब चाहे बाजार में ईंधन कितना भी महंगा हो जाए,
उन्हें तो उसी तय कीमत में मिलेगा। उन्होंने कीमत बढ़ने के रिस्क को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। इसी तरह एक किसान, वो भी अपनी फसल की कीमत गिरने के डर से फ्यूचर्स बेचकर अपनी इनकम सिक्योर कर सकता है। वाह, यानी फ्यूचर्स एक तरह से भविष्य की अनिश्चितता को, वोलेटिलिटी को काबू में करने का तरीका है। कीमत को आज ही बांध लेना। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसका जिक्र शायद सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शंस। आपने कहा था ये फ्यूचर से अलग है, कैसे? हाँ, ऑप्शंस वाकई में बहुत यूनिक हैं। क्यों? क्योंकि खरीदार को एक अधिकार यानी राइट देते हैं, लेकिन कोई बाध्यता यानी ऑब्लिगेशन नहीं। ये फ्यूचर से बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, फ्यूचर्स में तो सौदा पूरा करना ही पड़ता है। हाँ, फ्यूचर्स में आपको सौदा पूरा करना ही पड़ता है, चाहे फायदा हो या नुकसान। ऑप्शन में ऐसा नहीं है, आपके पास चॉइस होती है। अधिकार पर बाध्यता नहीं, इसे थोड़ा और खोलिए प्लीज। मैंने कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में सुना है। सही, दो तरह के होते हैं। कॉल ऑप्शन खरीदार को ये अधिकार देता है कि वो एक निश्चित समय सीमा के अंदर एक तय कीमत पर, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, कोई संपत्ति खरीद सकें, अगर चाहे तो। हाँ, अगर चाहे तो। अगर बाजार उसके फेवर में गया, कीमत बढ़ गई, तो वो इस अधिकार का इस्तेमाल करके सस्ते में खरीदेगा। लेकिन अगर कीमत नहीं बढ़ती या गिर जाती है, तो वो इस अधिकार को बस छोड़ देगा। उसे खरीदने की कोई मजबूरी नहीं। और पुट ऑप्शन फिर इसका उल्टा होगा, बेचने का अधिकार। बिल्कुल, पुट ऑप्शन खरीदार को अधिकार देता है कि वो एक निश्चित समय में एक तय स्ट्राइक प्राइस पर कोई संपत्ति बेच सके। अगर बाजार में कीमत गिर जाती है, तो वो अपने पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करके ऊंची तय कीमत पर बेचकर फायदा उठा सकता है या नुकसान कम कर सकता है। और अगर कीमत बढ़ गई तो वो क्यों बेचेगा भला? वो अपना अधिकार छोड़ देगा, जाने देगा, मार्केट में महंगे में बेचेगा। लेकिन ये अधिकार, ये राइट, ये मुफ्त में तो नहीं मिलता होगा। इसके लिए कुछ कीमत तो देनी पड़ती होगी। हाँ बिल्कुल, ये सही पॉइंट है। इस अधिकार को खरीदने के लिए खरीदार को, सेलर को एक फीस देनी पड़ती है, जिसे कहते हैं प्रीमियम। ओके। यही प्रीमियम ऑप्शन बेचने वाले की कमाई होती है अगर ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होता, और खरीदार के लिए ये प्रीमियम ही उसका मैक्सिमम रिस्क है। अगर ऑप्शन बेकार हो गया तो बस प्रीमियम का ही नुकसान होगा। हल बताते हैं कि ऑप्शंस के कई उपयोग हैं। रिस्क कम करना, लेवरेज लेना और इनकम बनाना। ये लेवरेज वाला हिस्सा थोड़ा समझाएंगे? ये सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है हमेशा। हाँ, लेवरेज ऑप्शंस की एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसमें जोखिम भी उतना ही है। लेवरेज का मतलब है कम पैसे लगाकर बड़े सौदे का फायदा या नुकसान उठाना। मतलब? सोचे, आप थोड़े से प्रीमियम से, मान लीजिए कुछ ₹1000 से, लाखों की कीमत वाली संपत्ति के उतार चढ़ाव से जुड़ जाते हैं। अगर आपकी दिशा सही निकली, मार्केट आपके हिसाब से चला, तो प्रीमियम के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा हो सकता है। जैसे एक छोटे लिवर से भारी वजन उठाना। वाह, मतलब कम पैसे में बड़ा दाव। लेकिन ऐसा आपने कहा इसमें जोखिम भी है। तलवार की धार जैसी बात हुई। बिल्कुल, लीवरेज दो धारी तलवार है। अगर बाजार आपके अनुमान के खिलाफ गया, उल्टा चला गया, तो आपने जो प्रीमियम दिया है वो पूरा का पूरा डूब सकता है, और ये बहुत तेजी से हो सकता है। इसीलिए हल हमेशा चेतावनी देते हैं कि ऑप्शन की पावर को समझना और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे ऑप्शन खरीदना या बेचना वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ आई। पर एक सवाल मेरे मन में कब से आ रहा है, इस ऑप्शन का प्रीमियम, मतलब इसकी कीमत, ये तय कैसे होती है? कौन तय करता है कि इस अधिकार का दाम कितना होना चाहिए? ये ऐसे ही हवा में तो तय नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर जॉन हल की एक्सपर्टीज और मैथ्स का रोल आता है। हल बताते हैं कि किसी ऑप्शन की कीमत जो है वो मुख्य रूप से 5 चीजों पर निर्भर करती है। 5 चीजें? वो क्या है? पहला, जिस एसेट पर ऑप्शन है उसकी अभी की कीमत क्या है, अंडरलाइंग एसेट प्राइस। दूसरा, स्ट्राइक प्राइस क्या है, मतलब वो कीमत जिस पर खरीदने या बेचने का अधिकार है। ओके। तीसरा, ऑप्शन की एक्सपायरी में कितना टाइम बचा है, टाइम टू एक्सपायरी। चौथा, उस एसेट में वॉलेटिलिटी कितनी है, वॉलेटिलिटी मतलब उसकी कीमत में कितने उतार चढ़ाव की उम्मीद है। अच्छा, वॉलेटिलिटी भी? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा, बाजार में रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। बाप रे, 5 फैक्टर्स। इन सबको मिला के कीमत कैसे निकलती होगी? ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है सुनने में। ये कॉम्प्लेक्स है,
और यहीं पर एंट्री होती है 1973 में आए ब्लैक शोल्स मर्टन मॉडल की। फिशर ब्लैक, मायरॉन शोल्स और रॉबर्ट मर्टन ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया जिसने ऑप्शन की कीमत निकालने के तरीके में क्रांति ला दी। नोबेल प्राइज भी मिला था शायद इसके लिए। हाँ, शोल्स और मर्टन को इसके लिए इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये मॉडल इन सभी 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बताता है कि किसी ऑप्शन का थ्योरेटिकली मतलब सैद्धांतिक रूप से फेयर वैल्यू या उचित मूल्य क्या होना चाहिए। तो क्या ये मॉडल एकदम परफेक्ट कीमत बता देता है? नहीं, ये एक थ्योरेटिकल कीमत बताता है। असल बाजार में डिमांड और सप्लाई से कीमतें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन इस मॉडल ने पहली बार ऑप्शन की वैल्यू को सिर्फ अटकलबाजी या अंदाजे से निकालकर एक लॉजिकल मैथमेटिकल बेस दिया। इसने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एक बेंचमार्क दिया जिससे वो समझ सके कि कोई ऑप्शन मार्केट में महंगा मिल रहा है या सस्ता। इसने पूरे बाजार का नजरिया ही बदल दिया था। ये मॉडल की सबसे बड़ी देन है। यानी अंदाजे की लगे गणित ने ले ली। कमाल है। चलिए, हमने फ्यूचर्स और ऑप्शंस को समझा। अब जरा फिर से उस बात पर लौटते हैं जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग। क्या डेरिवेटिव्स का असली मकसद यही है? हल के अनुसार हाँ। स्पेक्यूलेशन होता है, लोग करते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स का जो फंडामेंटल आइडिया था वो रिस्क को मैनेज करने के लिए ही था। ये समझना बहुत जरूरी है कि डेरिवेटिव्स रिस्क को खत्म नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो उसे कंट्रोल करने या एक व्यक्ति कंपनी से दूसरे को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। रिस्क तो मार्केट का हिस्सा है, उससे भाग नहीं सकते आप। और हेजिंग इसी मैनेजमेंट का एक तरीका, एक स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, हेजिंग एक स्ट्रैटेजी है। मान लीजिए आपके पास पहले से कोई इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि शेयर्स, और आपको डर है कि उनकी कीमत गिर सकती है, तो आप उस संभावित नुकसान को कम करने के लिए या लिमिटेड करने के लिए डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट का बीमा करवा रहे हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? जरूर। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर हैं। उसे लगता है कि अगले कुछ महीनों में शायद मार्केट गिरेगा और रिलायंस के शेयर भी नीचे आ सकते हैं। वो शेयर बेचना नहीं चाहता, लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं, लेकिन इस गिरावट से बचना चाहता है। तो वो क्या करेगा? पुट ऑप्शन। सही पकड़ा। वो रिलायंस के पुट ऑप्शन खरीद सकता है। पुट ऑप्शन उसे एक तय कीमत पर रिलायंस की शेयर बेचने का अधिकार देगा। अब अगर बाजार वाकई गिरता है और रिलायंस का शेयर सस्ता हो जाता है, तो उसके शेयर पोर्टफोलियो में तो नुकसान दिखेगा। हाँ। लेकिन उसके खरीदे हुए पुट ऑप्शन की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि बेचने का अधिकार अब ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। इस बढ़ी हुई कीमत से उसके शेयर वाले नुकसान की काफी हद तक भरपाई हो सकती है। उसने अपने गिरने के रिस्क को, डाउनसाइड रिस्क को लिमिट कर लिया। लेकिन ये हेजिंग, ये हमेशा फायदे का सौदा है। इसकी भी तो लागत है, प्रीमियम देना पड़ता है। और क्या ये रिस्क पूरी तरह खत्म कर देता है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, हेजिंग की लागत होती है प्रीमियम के रूप में, और ये रिस्क को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे मैनेज करती है या बदल देती है। जैसे हमारे उदाहरण में इन्वेस्टर ने कीमत गिरने का बड़ा अनिश्चित रिस्क हटा दिया, लेकिन उसकी जगह प्रीमियम का छोटा निश्चित खर्च उठा लिया। हाँ। असल में हेजिंग सिर्फ नुकसान से बचना नहीं है, ये आपको अनिश्चितता कम करके अपने मेन गोल पर फोकस करने की आजादी देता है। जैसे हमारे इन्वेस्टर का गोल था लंबे समय तक शेयर रखना। तो जॉन हल मानते हैं कि हर समझदार निवेशक या कंपनी को हेजिंग करनी चाहिए, बिना हेज के ट्रेड नहीं करना चाहिए। हल इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो सफल ट्रेडर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं या बड़ी कंपनियां हैं, वो कभी भी बिना सोचे समझे, बिना बचाव के सौदा, जिसे नेकेड ट्रेड कहते हैं, वो नहीं करते। वो हमेशा अपने रिस्क्स को पहचानते हैं और उन्हें मैनेज करने के लिए हेजिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। उनकी नज़र में रिस्क से अनजान रहना ही सबसे बड़ा रिस्क है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अलावा हल स्वैप्स और दूसरे एडवांस्ड डेरिवेटिव्स की भी बात करते हैं। ये क्या होते हैं? ये तो नाम से ही और ज्यादा जटिल लगते हैं। हाँ, स्वैप्स आमतौर पर थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और अक्सर बड़ी संस्थाओं के बीच होते हैं, जैसे बैंकों या कंपनियों के बीच। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 पार्टीज भविष्य में कैश फ्लोज की अदला बदली यानी स्वैप करने का समझौता करती हैं। किस तरह की अदला बदली? कैश फ्लो मतलब? सबसे कॉमन है इंटरेस्ट रेट स्वैप। सोचिए, एक कंपनी ने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है, मतलब ब्याज दर बदलती रहती है, और दूसरी कंपनी ने फिक्स्ड रेट पर लिया है। ओके। अगर पहली कंपनी को स्थिरता चाहिए, वो फिक्स्ड रेट चाहती है, और दूसरी को लगता है कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, उसे फ्लोटिंग से फायदा होगा,
तो वो आपस में अपने ब्याज के पेमेंट की अदला बदली कर सकते हैं। मतलब पहली वाली दूसरी को फिक्स्ड रेट देगी, दूसरी वाली पहली को फ्लोटिंग। अच्छा, ऐसे। और करेंसी स्वैप भी होता है शायद। हाँ, करेंसी स्वैप भी होता है, जहां अलग अलग करेंसीज में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की अदला बदली होती है। ये इंटरनेशनल बिजनेस करने वाली कंपनियों के लिए बहुत काम का है। और एक और है जिसका नाम काफी सुना जाता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यानी CDS। सीडीएस, हाँ। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में इसका नाम बहुत उछला था। ये क्या चीज़ है? हाँ, CDS का गलत इस्तेमाल उस संकट का एक बड़ा कारण बना था। पर बेसिकली ये एक तरह का लोन डिफॉल्ट का बीमा है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे हैं और आपको डर है कि वो कंपनी शायद पैसा वापस ना कर पाए, डिफॉल्ट कर जाए। आप CDS खरीद सकते हैं। अगर वो कंपनी सच में डिफॉल्ट करती है तो जिसने आपको CDS बेचा है वो आपके नुकसान की भरपाई करेगा। ये बड़े पैमाने पर क्रेडिट रिस्क को एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करने का तरीका है। तो ये स्वैप्स वगैरह जो हैं, ये मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों और बैंकों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आम निवेशक के लिए नहीं। हाँ, ये आम तौर पर बड़े कॉर्पोरेट फाइनेंस और इंस्टीट्यूशनल लेवल के टूल्स हैं, लेकिन ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं। ये कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट पर इंटरेस्ट रेट या करेंसी के रिस्क को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करते हैं। ये फाइनेंशियल सिस्टम की एक तरह की अंदरूनी पाइपलाइन की तरह काम करते हैं। तो इस पूरी चर्चा और जॉन हल की किताब के निचोड़ के तौर पर आज के जो निवेशक हैं या ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मुख्य सीख क्या है? क्या टेकअवेज हैं? हल की किताब से कई गहरे सबक मिलते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी कि बाजार कोई जुआ या कैसीनो नहीं है। ये एक जटिल सिस्टम है जिसके अपने नियम हैं, अपना लॉजिक है। इसे भावनाओं से नहीं बल्कि समझ और विश्लेषण से अप्रोच करना चाहिए। दूसरा सबक शायद जोखिम के बारे में है, जिसकी हमने इतनी बात की। बिल्कुल, जोखिम से डरना नहीं है, उसे समझना है। हल बार बार यही कहते हैं कि रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ पहचाना जा सकता है, मापा जा सकता है और फिर मैनेज किया जा सकता है। और डेरिवेटिव्स अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो इसी मैनेजमेंट के बहुत शक्तिशाली औजार हैं। और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक, ज्ञान। हाँ, ज्ञान ही सबसे बड़ा बचाव है, सबसे बड़ा हेज है। आप जिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डेरिवेटिव्स, और जिस बाजार में आप काम कर रहे हैं, उसकी गहरी समझ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अज्ञानता में बिना समझे उठाया गया कदम ही असल में सबसे बड़ा जोखिम है। तो अगर कोई डेरिवेटिव्स को समझ लेता है तो वो बाजार के उतार चढ़ाव का सिर्फ शिकार होने के बजाय क्या बन जाता है? वो जोखिम को आकार देने वाला और उसे मैनेज करने वाला बन जाता है। एक तरह से बाजार का सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट, बाजार का डिजाइनर बन जाता है। चाहे आप इन्वेस्टर हो, कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो या रेगुलेटर हो, ये समझ आपको बेहतर फैसले लेने में निश्चित रूप से मदद करती है। तो आज हमने जॉन सी हल की किताब ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड अदर डेरिवेटिव्स के आईने में डेरिवेटिव्स की दुनिया की एक झलक देखी। ये बेशक जटिल लग सकते हैं, लेकिन सही समझ के साथ ये रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट को गहराई से जानने के लिए बेहद शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकते हैं। और जाते जाते जॉन सी हल का वो मशहूर वाक्य जरूर याद रखना चाहिए, रिस्क इज नॉट योर एनिमी, इग्नोरेंसेस। यानी जोखिम आपका दुश्मन नहीं है, अज्ञानता है। ये सचमुच सोचने वाली बात है। इन शक्तिशाली वित्तीय साधनों के बारे में जानना कितना जरूरी है, खासकर आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में। और शायद ये सवाल भी खुद से पूछना चाहिए कि क्या आज के माहौल में इन साधनों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना कहीं वो ही अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क तो नहीं बन गया है।